तो एक ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ही आगे है। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने लोकस के बारे में बात की, उससे पहले हम थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं और उसके बाद हम लोकस पे चलेंगे जो 15-20 मिनट का है। कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और आगे की तरफ चले जाएंगे। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में अगला कंसेप्ट लिखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या लिखेंगे बच्चे? एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब मान लीजिए दो लाइन बन रहा है, तो किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से बन रहा हो, ठीक है। तो दो लाइन कॉम्प्लेक्स नंबर से बनने का तरीका तो बता ही दिया आपको, Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3, जिसके बीच में ही बन रहा है। तो दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए हम एक ऐसा फिगर बना दे आपके लिए कि यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए Z1, यहाँ आप मान लीजिए कोई Z2 और यहाँ कहीं मान लीजिए हमारे पास Z3। ये ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर, आप इसको हम ओरिजिन पे नहीं रखे हैं, शिफ्ट करके देखेंगे कहाँ लेके जा सकते हैं। तो ये Z1, Z2, Z3 है, इनके ये दो लाइन बन रहा है। अब इनके बीच जो एंगल है उसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इनके बीच जो एंगल है उसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक एंगल, पहले तो इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं, शिफ्टिंग समझेंगे सभी लोग। किसको उठा के हम ओरिजिन पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे बच्चे? इसको उठा के रखेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा और एक ऐसा कुछ दिखेगा, हाँ या ना बोल। जहां पे ए वाला जो बनने वाला है, कोई बोलेगा क्या बनेगा? ए वाला, अगर इसको हम यहाँ उठा के रख दिए तो ये वाला क्वांटिटी क्या बनेगा हमारा? पिछली क्लास में बताया है Z2 माइनस कितना? Z1। और ये क्या बनेगा बच्चे? Z3 माइनस Z1। क्या ये बात सभी को समझ में है? एक्स एक्सिस के साथ ये दोनों कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा, हाँ या ना? मान लो कि ए वाला जो एंगल बनाया है वो अल्फा है और ये जो एंगल बनाया है वो बीटा है। बात समझ में आ रहा है? ये जो आपका Z3 माइनस Z1 है, ये आपके पास मान लो कितना बनाया यहाँ पे? ए अल्फा मान लो, और इसको क्या मान लो बच्चे? बीटा मान लो। कोई कंफ्यूजन? एक्स एक्सिस साथ। तो ये जो एंगल जो हमें निकालना है बेसिकली, वो कितना आने वाला है? अल्फा माइनस बीटा आने वाला है, हाँ या ना? यही दो लाइन के बीच में एंगल है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, रोटेशन थ्योरम में भी इसका इस्तेमाल होगा। तो अल्फा माइनस बीटा के अगर हम कंसेप्ट निकालने जाएं तो अल्फा माइनस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा को लिख, पहले अल्फा को क्या लिखेगा? आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1, हाँ या ना? और उसमें से तुम माइनस कर रहे, देख अल्फा माइनस बीटा लिया ना एंगल, तो अल्फा क्या है? आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1। और यहाँ क्या लिखेगा बच्चे? आर्गुमेंट ऑफ बोल Z2 माइनस Z1। और अगर आर्गुमेंट के प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर ले तो ये आपके पास आ जाएगा आर्गुमेंट Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय कितना बच्चे? Z2 माइनस Z1। और यही हमारा क्या कहलाएगा? एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या कहलाएगा? एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब यहाँ आप चेंज कर सकते हो पोजीशन, ऐसा नहीं कि इसी फॉर्म में याद रखना है। अब जैसे मान लिए Z4, Z2, Z1 रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनरल कंसेप्ट है जो आपके पास क्या हो जाएगा? जनरलाइज हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब अगर मान ले चार पॉइंट है, Z1, Z2 है, ठीक है, और Z3, Z4 है, ठीक है। अब उसके बीच में हम मानते हैं एंगल बिटवीन ज्वाइनिंग, अगला लिखेगा एंगल बिटवीन ज्वाइनिंग Z1, Z2 एंड Z3, Z2, Z3, मतलब हमारे पास चार कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ज्वाइन करने के बाद कितने हमारे पास बनेंगे? दो बनेंगे, दो हमारे पास लाइन बनेंगे। चल यहाँ पे एक फिगर से बनाने की कोशिश करते हैं कि मान ले यहाँ लाइन है जिसमें हमने इसको Z2 बोला और इसको क्या बोला बच्चे? Z1 बोला। दो और पॉइंट हम ले लेंगे, एक Z3 और एक क्या ले लेंगे? Z4, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लिया एक हमारा ये Z4 हो गया और ये हमारा क्या हो गया बच्चे? Z2। इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो हमें निकालना है, इसके बीच जो हमें एंगल बन रहा है उसको निकालना है। मान लो एंगल हमारे पास थीटा, क्या है बच्चे? ये वाला एंगल हमें निकालना, थीटा वर्टिकली अपोजिट 180 माइनस थीटा में चलेगा, हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, समझ रहे इस बात को कि अगर हम इसको शिफ्ट करें, क्या करें बच्चे? तो इस पॉइंट को उठा के हम ओरिजिन पर रखना चाहेंगे, हाँ या ना? तब ये ऐसा दिखेगा, बोल आया। ये जो पॉइंट शिफ्ट हुआ वो Z2 और Z1 के बीच में, किसके बीच में है? Z2 और Z1। तो उस वाले पॉइंट को क्या लिख सकता है? Z1 माइनस Z2 या Z2 माइनस Z1, हाँ या ना? Z1 माइनस Z2। और इस वाले पॉइंट को क्या लिखेगा? Z3 माइनस Z2। बोल आया? क्या ये बात सभी को समझ में आ रही? Z1 माइनस Z2 आप चेंज कर सकते हो। अगर मान ली इसको इधर रखना चाहता है, इसको इधर रखना चाहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ZP ZQ रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आखिरी वाले में से पहले वाले का वही जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A जो वेक्टर में पड़ता है, याद रखने के लिए, वैसा आया नहीं। तो ये हमारे पास Z3 माइनस Z4 हो गया, ऊपर वाले में से नीचे वाले को एक सेकंड, Z4 माइनस क्या रखेंगे? Z4, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? और ये एंगल हमारे पास क्या है? थीटा है। कोई कंफ्यूजन है?
फिर वही कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, इसका अल्फा और इसका बीटा बिल्कुल उसी को जनरलाइज कर ले, इसी इस्तेमाल करके डायरेक्ट लिख देते हैं कि आर्गुमेंट हो जाएगा Z4 माइनस कितना बच्चे Z3 डिवाइड बाई नीचे कितना Z1 माइनस Z2 और यही एंगल हमारा क्या कहा जाएगा थीटा। बोल आया, सिंपल रिजल्ट है, बस ध्यान में रखना है कि हमारे पास कितना आ जाएगा Z4 माइनस Z3 डिवाइड बाई Z1 माइनस Z2। आप चेंज कर सकते हो, कोई और नाम रख के जनरलाइज करना चाहे, जैसे मान ले यहाँ पे देखिए आप ZA रख दे, ZB रख दे, ठीक है, ऐसा ZC रख दे और ZD रख दे, ठीक है। अब इसका एंगल क्या निकलेगा देख सीधे, ZB माइनस ZA आर्गुमेंट ZB माइनस ZA डिवाइड बाई ZD माइनस ZC। समझ रहा है, जनरल रिजल्ट समझ रहा है। इस तरीके से याद नहीं रखना है, याद रखने का तरीका हम तुमको बता रहे हैं, दिस माइनस दिस आर्गुमेंट बाहर लगाएगा डिवाइड करेगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सेम यही कांसेप्ट है अल्फा माइनस बीटा का, हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन है इसमें? अच्छा एक बात हम ऐसे बोल के निकल जाते हैं, लिखवाते नहीं, सुन ले कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें पूरी उसकी डिटेल या उसके बारे में पता करना है तो दो चीज चाहिए होता है, पहला उसकी मॉडुलस और दूसरी उसकी आर्गुमेंट, दूसरी उसकी। अगर इस दोनों के बगैर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है कहाँ, कैसा है, किस तरीके से बिहेव करेगा, उसके बारे में हमें नहीं पता चलेगा जब तक कि हमें दो क्वांटिटी नहीं मिले। लेकिन एक लौता कॉम्प्लेक्स नंबर है जीरो, क्या? जो केवल अपने मॉडुलस से स्पेसिफाई होता है, उसकी कोई आर्गुमेंट नहीं। समझ रहा है? यानी जीरो का केवल किससे स्पेसिफिकेशन होगा? मॉडुलस। बात समझ में आ रहा है? ये बात याद रहेगा, जरूरत पड़ेगा तो इस्तेमाल करेंगे, वैसा होगा। क्लियर है? नोट करेगा फटाफट। बेटा ले, तुम लोग को डाउट नहीं आ रहा है क्या? किसी ने भेजा नहीं मुझे? किसने? हाँ तो इसको बता दिया था ना। और भेजे थे क्या? और भेज दिया? चलो अच्छा, देखा नहीं, देख। अब कुछ जरूरी रिजल्ट है, प्रूफ भी है, लेकिन ये काफी इफेक्टिव है और डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं तो समझेंगे कि अगर आपके पास कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हो Z1 Z2 Z3, ठीक है, if Z1, Z2 and Z3 are vertices of equilateral triangle, vertices of equilateral triangle, then ये जो रिजल्ट बता रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान में रखना। देन 1/Z1 माइनस Z2 क्या लिखा बच्चे? 1/Z1 माइनस प्लस 1/Z2 माइनस Z3 और प्लस 1/Z3 माइनस Z1 जो होता है हमेशा कितने के बराबर होता है? 0। प्रूव्ड है, बोलोगे तो प्रूफ कर देंगे, ठीक है कि 1/Z1 माइनस Z2 Z2 माइनस Z3 और Z3 माइनस Z1 कितने के बराबर होगा बच्चे? 0 के बराबर। और जब इसी को एलसीएम लेकर सॉल्व करें क्या करेंगे तो एक और रिजल्ट आएगा, वो आएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस का Z2 Z3 और प्लस का Z3 Z1 Z3 Z1। ये हमेशा आपस में क्या होता है? बराबर। ये हमेशा क्या होता है आपस में? ये दो रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। इस पे अभी तुम डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे, जेईई मेंस के इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आए हुए हैं, ठीक है कि 1/Z1 माइनस Z2 खास करके ये वाला रिजल्ट Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर कितने के बराबर? Z1/Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1। समझ में आ रहा है? अगर इसको प्रूव करना चाहता है तो बस थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि अगर मान ले ऐसा एक ट्रायंगल है तो ये मान ले ए आपके पास पॉइंट है जिसका Z1 मान ले, ए आप B मानोगे जिसको क्या मानोगे बच्चे? Z2 और इसको C मानोगे जो आपका क्या होगा? Z3। तो ये बात होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AB बराबर है BC के और BC बराबर है कितने के बच्चे? CA के। तो आप यहां से बोलोगे कि सर Z1 माइनस Z2 बराबर है मॉड, हां या ना? Z2 माइनस Z3 बराबर है मॉड, हां या ना? और Z3 माइनस Z1 बराबर है मॉड, हां या ना? क्योंकि तीनों डिस्टेंस आपस में क्या है? बराबर है। किसी एक को निकाल के इसका आर्गुमेंट निकालोगे, जो पिछला कांसेप्ट निकाला, आर्गुमेंट निकाल सकते हो दो लाइन के बीच में। अरे अभी दो लाइन के बीच में कोई एंगल निकालोगे और तीनों एंगल भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जब उसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। अगर प्रूफ करना चाहते हो जो कि जरूरी है नहीं। क्लियर है?
अब अगली बात समझना, जो अगला रिजल्ट है उसको बताते हैं। अगला रिजल्ट है कि मान ले इफ A, B एंड C एंड मान ले कुछ और नाम ले ले U, V एंड W आर vertices of two triangle such that they are similar to each other। similar का मतलब समझता है ना, ठीक है, सिमिलरिटी जो पढ़ रहा है, ठीक है। A B C U V W are vertices of two triangles such that they are similar, then यहां से जो रिजल्ट बनता है वो ध्यान में रखेगा कि A B C U V W 1 1 1 ये कितने के बराबर होगा बच्चे? 0 कितने के बराबर? समझ रहा है? A B C U V W 1 1 1 ये का क्या है समझ रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ एक ट्रायंगल है जिसका वर्टाइसेस कितना है बच्चे? A B C, और एक यहाँ ट्रायंगल है जिसकी वर्टाइसेस कितनी है? U V W, और दोनों आपस में क्या है? सिमिलर है। तभी इस कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई, प्रूफ रिजल्ट। इसी को जब सिंपलीफाइड वर्जन में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं A minus C divided by A minus B is equal to U minus W divided by U minus B। ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। याद रखने का तरीका A minus C A minus B, देख A minus C A minus B U minus W U minus, ये आपस में क्या होगा बच्चे? बराबर होगा। अब अगर ये दो ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मान ले Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6, तो यहाँ क्या रखेंगे? Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6। यहाँ लिख सकता है Z1 minus Z3 Z1 minus Z2 Z4 minus Z6 एंड Z4 minus Z5। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। क्लियर है? नोट कर फटाफट। अगला चलते हैं स्टैंडर्ड लोकाई इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। फटाफट नोट कर इसको। जिंदगी की यही है खासियत कि बाद ही में अफसोस होता है, पहले किसको होता है बता? आजकल के बच्चों को पॉकेट मनी मिलता है मिनिमम 50 रुपए, हम लोग को मिलते थे 50 पैसे। एक दिन का पॉकेट मनी होता था 1 या 1.5 रुपए, ठीक है, वो भी मुश्किल से। कभी घर चले गए तो दादा दादी लोग दे दिया तो दे दिया, मुश्किल होता था वो, ठीक है। चले अगला लिखेंगे स्टैंडर्ड लोकाई। अच्छा, लोकस तो सभी को बता दिया ना, थोड़ा मोड़ा नहीं बताया तो अभी फिर से बता देंगे। स्टैंडर्ड लोकाई इन द आर्गेन प्लेन। लोकस हमने आपको क्या बताया था कि एक ऐसा पॉइंट जो किसी प्लेन स्पेस आगे जाके हम देखेंगे जिसमें वो मूव कर रहा हो, या मूविंग पॉइंट को आसान भाषा में क्या बोल सकते हो? लोकस बोल सकते हो। जो अलग अलग कंडीशन में जब मूव करेगा तो हमें अलग अलग तरीके के फिगर्स मिलेंगे, जिसको हम आगे जाके कोनिक सेक्शन में अलग अलग फिगर्स बोलेंगे, जिसमें पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, सर्कल होगा, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होंगे। ये सारी चीजें हमें निकल के आएगी। यानी जब कोई पॉइंट किसी प्लेन में मूव करता है और वो जिस पाथ को फॉलो करता है अंडर सर्टेन कंडीशन, उस पाथ को हम इक्वेशन ऑफ लोकस बोलते हैं। उस पाथ को अगर हम उसका इक्वेशन निकालें तो क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ लोकस। जैसे पिछली क्लास में हमने जो पूछा था, बताया था कि लोकस का सिंपल सा मतलब क्या समझेगा? मूविंग पॉइंट। क्या? जैसे हम ही मान लें मूविंग पॉइंट है और अभी हम किसी कंडीशन में मान लो हम बोले कि इस बच्चे से हम हमेशा बराबर दूरी पर रहेंगे, हमेशा, तो हम ऐसे जाएंगे गोल गोल घूमते हुए, ऐसे इधर की तरफ आएंगे, तो हम बेसिकली एक जिस पाथ को फॉलो करेंगे उसको हम पैराबोला बोलेंगे। जब हम एक और कंडीशन इधर लगा दें कि इस बोर्ड से भी हम क्या होने चाहिए? बराबर दूरी पर, तब हम इस कंडीशन के साथ मूव करेंगे कि हम इस बच्चे से भी बराबर दूरी पर हैं और इस बोर्ड से भी बराबर दूरी पर हैं। तब ये जो पाथ हम फॉलो करेंगे, जो हम एक मूविंग पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे हम जो पॉइंट है लोकस, और जो ये पाथ फॉलो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ लोकस। तो ये मूविंग पॉइंट जो है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीजें देता है कार्टेशियन प्लेन में, जो हम कोनिक सेक्शन में पढ़ते हैं। ये चूंकि इमेजिनरी चीजें हैं तो इसको हम आर्गेंट प्लेन में इसके लोकस को देख रहे हैं। सेम वही चीजें जो पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया कि z माइनस z नॉट इक्वल टू r रहे तो आपको क्या देता है? सर्कल देता है। बताया था, इक्वेशन को प्रूव करके भी दिखाएंगे। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक पॉइंट है, ले pz मान लेते हैं, कोई पॉइंट p है जिसका क्या बोलते हैं पोजीशन जो है वो क्या है? z है। p ज्वाइंट इज ए वेरिएबल पॉइंट, इज ए वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होगा बच्चे? यहाँ पे मूविंग पॉइंट। वेरिएबल का क्या मतलब लिख सकता है? मूविंग पॉइंट।
एक कोई हमारे पास pz जो है एक वेरिएबल पॉइंट है एंड हमारे पास दो पॉइंट और ले लेते हैं a z1 एंड b z2 b ले लेते हैं जिसका हमने क्या ले लिया पोजीशन z2 ठीक है r2 फिक्स पॉइंट r2 फिक्स पॉइंट ठीक है टू फिक्स पॉइंट्स इन आर्गेन प्लेन देन अब अलग अलग कंडीशन हम ले रहे हैं पहला हम फिगर से समझाते चले जाएंगे आप चिंता न करें फिगर से हम बताते जाएंगे फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास कि अगर z माइनस z1 मॉड क्या बच्चे z माइनस और प्लस दूसरा हमारे पास अगर पॉइंट हो z माइनस कितना z2 मॉड अगर ये बराबर हो जाए z1 माइनस z2 मॉड के तब ये बेसिकली एक हेंस यहां बोल देंगे हेंस locus of z is a line segment joining z1 and z2 देख फिगर से समझ कि अगर मान ले यहां हमारे पास एक पॉइंट है a z1 और यहां हमने पॉइंट ले लिया कितना बच्चे b z2 बोला है यहां p को ये पॉइंट लिया जिसकी कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया z बोला है तो ये वाला जो डिस्टेंस हमने निकाला अगर ध्यान से देख तो ये निकला हमारा z माइनस z1 कोई एतराज है क्या निकला z माइनस और ये वाला जो डिस्टेंस निकला वो कितना निकला बच्चे z माइनस z2 बोल आया और जब इस दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिल गया z1 माइनस z2 अरे हाँ या ना बोल समझ रहा है दिख रहा है और ये जो डिस्टेंस है पूरा वो कितना है z1 माइनस z2 तो हम देख पा रहे कि लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अब ये जाके ये रे को भी रिप्रेजेंट कर रहा है रे और लाइन सेगमेंट में फर्क है जानता है नहीं जानता हाँ जानता तो अभी दूसरा पॉइंट लिखेंगे एक क्लियर है सभी को ठीक है दूसरा पॉइंट समझे कि अब दूसरा पॉइंट में हमारे पास मान ले कि हमारे पास इसमें हमने ये बात लिख दी z1 and z2 ठीक है दूसरा पॉइंट इसमें मान ले कौन सा लिखा है पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला भी यही लिखवा दे क्या वैसे तो हम बता दिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला फिर से देख ले एक बार कि अगर मान ले यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास z1 है और ये क्या है बच्चे z2 है यहाँ कोई पॉइंट z है p पॉइंट मान लेते इसका नाम a नाम दे दे और b नाम तो यहाँ a b b a के बराबर यानी हम कह रहे हैं कि z माइनस z1 जो है वो बराबर हो जाए कितने के पास से z माइनस z2 अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तब ये जो p पॉइंट है यहाँ पे हेंस locus of p is perpendicular bisector of line joining z1 and z2 line joining स्पेलिंग में क्या बताओ लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z1 एंड z2 को जो लाइन हम ज्वाइन कर रहे हैं अगर इस कंडीशन के साथ एक पॉइंट मूव करें देखना हम पिछले क्लास में भी शायद बताया था जब इक्वेशन बता रहे थे तो ये डिस्टेंस भी हमेशा क्या होगा बराबर होगा यहां से लेके यहां तक हाँ यार ये वाला डिस्टेंस भी हमेशा क्या होगा बराबर होगा तो ये वाला डिस्टेंस भी हमेशा क्या होगा बराबर अगर यहां z बैठा देता है समझ रहा है ये आपका हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कि जब ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या हो बराबर हो तो किसको रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबट्रैक्ट करने पे कुछ और रिप्रेजेंट करेगा ठीक है दो नोट कर फटाफट पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट चलेगा इधर देखेगा दूसरा पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट देखेगा थर्ड पॉइंट पहले फिगर बता दे देख फिगर देख ले पहले कि मान ले आपके पास यहाँ कुछ ऐसा है एक पॉइंट ए मान ले जिसको तुमने क्या लिख रखा है z1 यहाँ कोई बी पॉइंट मान ले जिसको तुमने क्या रखा z2 और यहाँ कोई पी पॉइंट मान ले जिसको तुमने लिखा z क्या लिखा अगर ध्यान से देख तो ये वाला डिस्टेंस तुम्हें कितना दिखेगा z1 माइनस z2 या z2 माइनस z1 जो भी लिखना चाहे हाँ लिख देते हैं z1 माइनस कितना z2 मॉड है कोई फर्क पड़ेगा और ये वाला डिस्टेंस कितना लिखेगा बच्चे z माइनस z2 लिख दे ठीक है z माइनस z2 मॉड लिख दिया और ये वाला डिस्टेंस कितना लिखेगा z माइनस कितना z1 मॉड हाँ या ना वो यहाँ अगर कहता है कि z माइनस कितना बच्चे z1 ये वाला
और इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें z माइनस z2, कितना बच्चे z माइनस, और अगर ये बराबर हो जाए z1 माइनस z2, किसके बच्चे, फिर से समझ दिखा रहे हैं, z माइनस z1 यानी ये, इसमें से हम z माइनस z2 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी इस पूरे में से अगर इसको हम हटा दें तब हमारे पास क्या आ रहा है, z1 माइनस z2 आ रहा है। इस केस में हियर लोकस ऑफ P जो होगा, लोकस ऑफ पॉइंट P जो होगा वो रे को रिप्रेजेंट करेगा। लोकस ऑफ पॉइंट P जो होगा रिप्रेजेंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट P रिप्रेजेंट ए रे। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चे, रे को। ये बाहर की तरफ ऐसे, क्योंकि देखना खत्म ही नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, उसमें से हम इसको घटा रहे हैं, एक कहीं भी चला जाए उसमें से हम इसको घटा दे रहे हैं तो हमारा ये वाला मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है, एक इसको रिप्रेजेंट करेगा रे को, क्लियर है। चले आगे, इधर बिठा लें। अगला, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, दोनों तरफ ले लेते हैं यहाँ पे कि z1 माइनस z2, z माइनस z1, क्या लिखते हैं बच्चे, z माइनस z1 माइनस z माइनस z2, और इसका भी हमने क्या लिया, मॉड, और इस पूरे का क्या लगा दिया, मॉड, पूरे का क्या लगा दिया। और ये अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं z1 माइनस z2, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी z यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 हमारा कोई पॉइंट है, z2 भी हमारा क्या है, यहाँ पे कोई पॉइंट है। तो मान ले हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं z1, इसका नाम हम दे देते हैं z। इसके रिस्पेक्ट में इधर कोई कहीं एक पॉइंट ले ले z, और इसके रिस्पेक्ट में इधर कहीं पॉइंट ले ले z, ले लिया, दिखाने के लिए दे रहा है। ए वाला डिस्टेंस हमारे पास z माइनस कितना बच्चे, z1 आया ना बोलेगा, और ए वाला डिस्टेंस कितना भैया, z माइनस z2, कितना, क्या ये बात समझ में आ रहा है। और हमें चाहिए z1 माइनस z2, हमें क्या चाहिए बच्चे, ये वाला डिस्टेंस z1 माइनस कितना, ये वाला चाहिए। तो ध्यान से देख, यहाँ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कि z जो है वो सेट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग z1 z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो z है वो इनके बीच में लाई नहीं कर रहा है, इनके बीच में, इनके बाहर लाई कर रहा है, समझ रहा है। यानी इसमें लिखेगा हियर लोकस ऑफ z, लोकस ऑफ z इज a straight line, is a straight line joining z1 and z1 and z2, z1 and z2, but z does not lie in between z1 and z2, इनके बीच में लाई नहीं कर रहा। तो लोकस ऑफ z जो है यहाँ पे वो 2 रेज होगा, हेंस लोकस ऑफ z is 2 rays, एक उधर की तरफ और एक इधर की तरफ। क्या समझ रहे हैं आप, एक इधर की तरफ जा रहा है और एक इधर की तरफ, जबकि यहाँ पे केवल एक ही तरफ जा रहा था, इधर की तरफ। अरे आया, देखिए बहुत रेयर केस, तो हम जो बता रहे हैं ना शुरुआत के जो 2-3 केस देखे हैं वही इंपॉर्टेंट है। z1 माइनस z2, ठीक है, z1 माइनस z1 दोनों को ऐड किया, z1 माइनस z2 लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो दोनों बराबर हो जाए, लेकिन एक केस है चूंकि बुक में है और कभी भी आ सकता है, समय खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, इस पे क्वेश्चन ज्योमेट्री के आएंगे, जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ज्यादा आते हैं और खास करके सर्कल के। अब ये क्वेश्चन करा रहे हैं आपको सर्कल के बहुत ज्यादा कि z माइनस z0 इक्वल टू r हो जाए तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल। अभी करके दिखा रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन भी आपको करके दिखाएंगे। इसके 2-3 चीजें और है, देख लेते हैं। एक पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। चलिए 5वां पॉइंट देखेंगे, अब आसान है, सारे दिखेंगे आपको। कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके का फिगर है, हम पहले फिगर से दिखा देते हैं, तो उम्मीद करते हैं सभी को फिगर समझ में आ गया होगा। किसका है, इलिप्स का। किसका है, जहां पे मान लीजिए ये वाला हमारे पास कोई, पहले पता है इसको हम फोकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये मान लीजिए हमारे पास z1 है और यहाँ पे हमारा दूसरा फोकस है जिसको हमने क्या मान लिया, z2, जिसका नाम आप a दे दें, b दे दें, छोड़ दें, और यहाँ कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं z, क्या दे देते हैं। तो अगर आपको याद हो तो इसके डिस्टेंस हमेशा 2a के बराबर होती है। कितने के बराबर, थोड़ा मोड़ा अगर पढ़ा हो तो, हाँ नहीं पढ़ा कोई बात नहीं,
इस पॉइंट का नाम P दे देते हैं। तो AP यहां समझना, AP प्लस VP जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चे? हमेशा, अरे 2a के बराबर होता है। 2a क्या होता है? a,0 ये फोकस होता है। क्या होता है? फोकस। a,0 ये भी कितना होता है? -a,0। तो ये दोनों 2a के बराबर होता है हमेशा। इस कंडीशन के साथ अगर कोई पॉइंट मूव करता है तब वो इलिप्स बनाता है। क्या बनाता है? ठीक है, तो हम एक कितने के बराबर? कोई कांस्टेंट के बराबर है। अब उस कांस्टेंट का कुछ भी नाम हम k दे देंगे यार। क्या दे देंगे फिलहाल? तो अगर हम AP निकाले तो आपको z - z1 दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चे? और प्लस यहां से हम क्या लिखेंगे? z - z2। और इस दोनों का वैल्यू अगर कोई कांस्टेंट किया जाए तब यहां लोकस ऑफ z जो है वो क्या कहलाएगा बच्चे? इलिप्स। लोकस ऑफ z इज इलिप्स। बोला है। अगर इसका माइनस, इसका मतलब इस दोनों के बीच में अगर प्लस की जगह क्या साइन आ जाए? माइनस साइन आ जाए, तब ये हमको हाइपरबोला देगा। क्या देगा? हाँ, तो इसी में छठा पॉइंट कि अगर z - z1 मॉड माइनस z माइनस कितना लिखते बच्चे? z2 मॉड, ये कितने के बराबर आ जाए? k के बराबर। कोई कांस्टेंट k के बराबर, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव है तो मॉड लगा लेंगे। ठीक है, तब ये हियर लोकस ऑफ z जो होगा वो क्या देगा? लोकस ऑफ z रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला, रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला। बस आपको ये कंडीशन याद रखना है कि z - z1 z - z2 का अगर एडिशन कोई कांस्टेंट आ रहा है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलिप्स को। जैसे अभी हमने आपको सर्कल, फिर से सर्कल भी रिपीट कर देंगे यहाँ। ठीक है, 6। उसके बाद 7वां, ठीक है, उसके बाद 7वां देखेंगे कि अगर मान ले z - z1 का स्क्वायर, किसका बच्चे? z - z1 का स्क्वायर प्लस z - z2 का स्क्वायर अगर बराबर आ जाए z1 - z2 के मॉड के स्क्वायर के, तब एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। जहां पे देख सर्कल ऐसा है, ये वाला हमारा डायमेट्रिक फॉर्म जो पिछली क्लास में हमने बताया था, इसका नाम हम रख लेते हैं z1 और इस पॉइंट को हम क्या दे देते हैं? z2। यहां कहीं पॉइंट P है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? z। तो यहां से कह रहा है कि इस डिस्टेंस का स्क्वायर और इस डिस्टेंस का स्क्वायर अगर किसके बराबर आएगा? z1 - z2 के बराबर आ जाए, तब इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? इलिप्स बोले, सॉरी सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो यहां लोकस ऑफ P जो होगा रिप्रेजेंट्स सर्कल, जहां z1 z2 जो है वो क्या है? डायमीटर है। वेयर सर्कल वेयर z1 एंड z2 आर एक्सट्रीमिटीज का मतलब अरे एक्सट्रीमिटीज का मतलब समझते हो? नहीं, एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है एंड पॉइंट्स। क्या बच्चे? एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। जहां पे z1 z2 क्या होगा? डायमीटर का एंड पॉइंट होगा। समझ आ रहा है? ठीक है, क्या हो गया आपके पास? 7। 8वां देखिए, 8वां पॉइंट कह रहा है कि अगर ये ऐसे पहले बता रखा है हमें, शायद फिर से बता देते हैं। सर्कल का एक ही फॉर्म बताया ना, z - z1 = r, यही बता रखा। चल एक दो और फॉर्म देखेगा सर्कल का कि अगर कहीं पे z - z1 मॉड है, क्या भैया, और इक्वल टू एक कांस्टेंट कोई z - z2 के बराबर है, z - z1 इक्वल टू कितना? a मल्टीप्लाइड बाय z - तब भी यहां जो z है ना, लोकस ऑफ z इज क्या होगा बच्चे? सर्कल होगा। ये भी किसका कंडीशन है? सर्कल का ही कंडीशन। किसका कंडीशन है? सर्कल। बोल आया? समझ आया? अगला 9वां पॉइंट, ये अभी शायद चर्चा किए थे लेकिन फिर भी लिख देते हैं कि अगर कहीं पे आर्गुमेंट हमारे पास z - z1 क्या हो बच्चे? z - z1 डिवाइड बाय नीचे कितना हो जाए? z यानी आर्गुमेंट z - z1 z2 जो है वो हमेशा फिक्स है। अल्फा मतलब यहाँ कोई एंगल है जो फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। ये चेंज तब ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा सेगमेंट ऑफ अ सर्कल को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट बता रहे, फिगर से बता रहे, रिप्रेजेंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंट सेगमेंट ऑफ सर्कल। जैसे अगर हम फिगर बना लें इसका थोड़ा सा, एक मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऐसा एक सर्कल है जहां पे मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है ऐसा, इधर भी, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं इधर, ठीक है।
ए हमारे मान लीजिए Z1 है, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया Z1, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया बच्चे Z2। ये हमारे पास P कोई पॉइंट है जिसको हम Z भी बोल सकते हैं और यहाँ भी P पॉइंट है, तो ये हमारा क्या है Z1। तो ये जो हमारा एंगल बन रहा है यहाँ से, इसको अगर हम ऐसे ज्वाइन कर लें ऐसे, तो ये जो हमारा एंगल है वो अल्फा क्या है, और कह रहा है अगर ई भी बराबर हो जाए कितने के अल्फा, तब ये किसी चीज किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। कौन सा सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट दिख रहा है क्या, कोई कंफ्यूजन है, पक्का 9। अच्छा चल इतना लिख पाए, 2-3 और 2-3 पॉइंट्स बस। जब खराब होता है ना तभी वो बनता है ना। हाँ? नहीं नहीं ऐसा चलो चल कोई नहीं। अच्छा इसी में एक चीज और ऐड कर देते हैं, इसी चीज को देखना 10वां पॉइंट में यहाँ पे समझना कि अगर ये आर्गुमेंट z माइनस Z1 डिवाइड बाई z माइनस कितना बच्चे Z2, अगर ये प्लस माइनस पाई बाई 2 के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, तब ये रिप्रेजेंट करेगा लोकस ऑफ P जो होगा इज रिप्रेजेंट्स डायमीटर, किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चे, ये बात समझ आ रही है, खुद से नहीं आ रही। डायमीटर वेयर Z1 and Z2 are extremities, Z1 and Z2 are extremities of diameter, extremities of diameter। समझ आ रहा है नहीं यार, अरे बात जानते हो ना कि अगर ये डायमीटर होता है तो सेगमेंट कहीं भी ऐसा फिगर अगर हम बनाए यहाँ पे थोड़ा जगह लेके, यहाँ पे मान ले ऐसा है, ये आपके पास Z1 है और ये आपके पास क्या है Z2, तो यहाँ जब ये एंगल 90 डिग्री बनता है तो ये डायमीटर ही तो होता है। देखना है अल्फा कितने के बराबर हो गया, तो ये लाइन कहाँ घिसक के चला गया, डायमीटर आया नहीं आया। अगर ये इतने के बराबर अल्फा फिक्स है तब तो ये लाइन किसी सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो सेगमेंट दिख रहा है इसको रिप्रेजेंट कर, लेकिन ये सेगमेंट डायमीटर कब बन जाएगा, जब ये 90 के बराबर हो। अरे हाँ या ना बोलो, ठीक। अच्छा एक और अगर ये 0 के बराबर हो गया तो अगर ये पाई बाई 2 की जगह 0 के बराबर हो गया तो, यानी अल्फा 0 हो गया, अल्फा, तो ये दोनों ये लाइन ही सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने लगा, किसको रिप्रेजेंट करने लगा, अरे अभी बताया था वैसे इस तरीका लिखवा देते हैं। जब ये एंगल आपके पास 0 हो जाए तो ये पॉइंट Z जो है वो सिमट के कहां आ गया, इस पे आ गया, यानी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक लाइन सेगमेंट को जो Z1 और Z2 को क्या कर रहा हूं, ज्वाइन कर रहा हूं। अरे आया दुनिया गोल है नहीं है, हां ऐसा मान लिया। तो यही लिख दे, यही लिख देते हैं इसी को कि अगर ये मान ले आर्गुमेंट Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाई कितना बच्चे Z माइनस Z2 कितने के बराबर हो जाए 0, तो रिप्रेजेंट करेगा लाइन सेगमेंट को, रिप्रेजेंट्स a straight line passing through Z1 and Z2, Z1 and Z2, ठीक है। लास्ट पॉइंट बना रहा हूं बस, ये लिखे वाला नोट हो गया, एक ही चीज बच गया, एलिप्स भी बता दिया हमने आपको, हाइपरबोला भी बता दिया, अब बच गया पैराबोला। क्या बच गया, तो थोड़ा सा पैराबोला कॉम्प्लिकेटेड होता है, लिख रहे हैं ध्यान से समझना कि आपके पास कहता है कि Z माइनस Z0, Z माइनस कितना बच्चे, ये Z माइनस Z0 जो मॉड है वो अगर बराबर हो जाए अल्फा कॉन्जुगेट Z0 प्लस का अल्फा Z0 कॉन्जुगेट, कितना अल्फा कॉन्जुगेट Z0 प्लस अल्फा Z0 कॉन्जुगेट प्लस का R डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा मॉड, ट्वाइस ऑफ अल्फा मॉड। और इस तरीके का अगर कहीं इक्वेशन बहुत मुश्किल से दिखेगा वैसे तो, लेकिन इस तरीके का इक्वेशन दिखेगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को, जहां हम बता रहे हैं कि क्या है क्लियर, लोकस ऑफ P रिप्रेजेंट्स पैराबोला, रिप्रेजेंट्स पैराबोला, जिसकी जो हमारे पास फोकस है, ठीक है, कुछ फोकस इज जेडनस, कुछ फोकस इज जेडनस, जेडनस उसकी क्या है, फोकस है, अभी फिगर से बता देंगे जेडनस फोकस है। एंड डायरेक्ट्रिक्स इज
अल्फा कॉन्जुगेट जेड नॉट प्लस अल्फा जेड नॉट कॉन्जुगेट प्लस आर इक्वल टू कितना 0। अब समझ क्या है फिगर 1 कि हमारा ऐसा बनता है पैराबोला ऐसा, ठीक है, जहां पे इसकी ये जो फोकस है वो जेड नॉट क्या है भैया, और एक डायरेक्ट्रिक्स है यहाँ पे, जितनी दूरी पे ये उतनी ही दूरी पे है, जिसका इक्वेशन कितना है बच्चे, अल्फा कॉन्जुगेट जेड नॉट प्लस का अल्फा जेड नॉट कॉन्जुगेट और प्लस आर इक्वल टू कितना 0। ये उसी तरीके का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो पढ़ाया था। अरे ए कॉन्जुगेट जेड नॉट याद आ रहा है, ए की वैल्यू माइनस आयोटा जेड नॉट, अरे भूल गए। अब समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो दूरी होती है ना वो हमेशा बराबर होती है। ये दूरी क्या होती है बच्चे हमेशा, अभी बताया था ना, इस कंडीशन के साथ, इस पे दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा और नजदीक कर ले अगर दिखाना है तो, जितनी दूरी पे दिख रहा है उतनी दूरी पे दिख रहा है क्या, हाँ ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये दूरी हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर। ये जितनी दूरी है उतनी ही ये दूरी होनी चाहिए, ये जितनी दूरी है उतनी ही ये दूरी होनी चाहिए, जितनी ए है उतनी ही होनी चाहिए। इस कंडीशन के साथ जब ये पॉइंट जो है ना पी जेड, क्या भैया ये जो जेड पॉइंट है यहाँ पे, ये मूव करेगा तो ऐसा जब पाथ फॉलो करेगा तो ये क्या देगा, पैराबोला। ये वही चीज लिखा है, डिस्टेंस ही तो है, देखना डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, याद आया क्या, अरे डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, पेज पलट के देख लिखवाया होगा, d इज इक्वल टू कितना, देख 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 पलट के देख, पलट के देख, भूल गए, डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट आरजेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड स्क्वायर, उस फॉर्म में लिखवाया होगा, जहां पे यहाँ अल्फा है तो अल्फा कॉन्जुगेट दोनों सेम ही हो जाएगा, तो उसका मॉड ट्वाइस ऑफ जेड हो जाएगा। हाँ पढ़, दिखा नहीं दिखा, इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम ए, सॉरी इक्वेशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, जहां लाइन का इक्वेशन ए के फॉर्म में लिखवाया होगा, वही फॉर्मूला देख। ये डिस्टेंस को हमने क्या रखा हमेशा, ये डिस्टेंस z माइनस z नॉट का आया ना वो, और इस लाइन से इसकी डिस्टेंस ऐसे ही निकालेगा ना इसी फॉर्मूला से, ये दोनों आपस में क्या होगा, ये याद रख, एक कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन, एक कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन ना समझ ले, इस डिस्टेंस जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, क्या होता है, और इस कांस्टेंट को हम इसेंट्रिसिटी के नाम से जानते हैं, सुना है, हाँ यही है इसेंट्रिसिटी। ये जब इसेंट्रिसिटी की अलग अलग वैल्यू आती है, यानी जब बराबर हुआ, यानी 1 के बराबर हुआ तो पैराबोला दिया, 1 से छोटा हुआ तो इलिप्स दिया, और 1 से बड़ा हुआ तो हाइपरबोला दिया, और जिस दिन 0 हो गया उस दिन सर्कल हो गया। इसीलिए सर्कल कोनिक सेक्शन नहीं है, सर्कल अपने आप में एक चैप्टर है। समझ रहा है बात, कोई कंफ्यूजन है तो ये हुआ आपके पास लोकस की कहानी खत्म। अब इसमें एक चीज और बच गया, वो है रोटेशन थ्योरी, वो भी बताते हैं, नोट कर फटाफट, आगे चलते। अगला है आपके पास रोटेशन थ्योरम, या फिर इसी को आप बोले कंसेप्ट ऑफ रोटेशन, पूरी डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है समझना, पूरी जनरल कहानी इसकी बताएंगे, और जो मेन कहानी है वो पहले समझ लेंगे। क्या आपके पास मान लीजिए यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका नाम यहाँ से आप लेके चले जेड डैश, क्या नाम दीजिए बच्चे, ओ, और यहाँ कहीं एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपने ले लिया जेड, क्या ले लिया, जिसका मान लीजिए यहाँ से जो एंगल आपने लिया वो थीटा डैश ले लिया, और ये जो पूरा एंगल आपने लिया वो थीटा ले लिया, क्या ले लिया बच्चे, तो इस वाले एंगल को थोड़ी देर के लिए आप अल्फा मानोगे, क्या मानोगे, यानी ओ जेड डैश और ओ जेड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, क्या बन रहा है, और इसको निकालना भी अभी हमने सीखा, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है इसमें, ठीक है। अगर इसको आप समझने की कोशिश की जाए तो बेसिकली इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसके आर्गुमेंट को हम क्या कर रहे थे, डिवाइड ही कर रहे थे, माइनस मतलब क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो याद रखो कि एंगल अगर हमें चाहिए तो हम ओ जेड डैश को, इसको ओ जेड एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे, कहां तक, जब तक वो ओ जेड को कवर ना कर जाए, हाँ या ना, ये बात समझ में आ रहा है, यानी लिखेंगे इसमें दो स्टेटमेंट कि इफ जेड एंड जेड डैश, जेड एंड जेड डैश आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन आर्गुमेंट, इनकी किसकी बात हो रही बच्चे, आर्गुमेंट, ठीक, आर्गुमेंट ऑफ
जेड अपॉन जेड डैश, जेड अपॉन कितना बच्चे जेड डैश इज द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन इज द एंगल बिटवीन या इज द एंगल थ्रू, लिखो एंगल थ्रू, ठीक है, एंगल थ्रू विच, अभी जो हम आपको बात बताए, ओ जेड डैश मस्ट बी रोटेटेड, मस्ट बी रोटेटेड किस डायरेक्शन में बच्चे, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, मस्ट बी रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, so that it lie along OZ, it lie along OZ, यानी किसके along आ जाए, OZ के, यही अल्फा हमारा एंगल होगा, क्या होगा अल्फा, यानी अगर यहाँ पे लिखें तो Z अपॉन Z डैश, Z अपॉन कितना बच्चे, क्या सभी को यूलर्स फॉर्म याद है, सभी को यूलर्स फॉर्म याद है, क्योंकि यूलर्स फॉर्म से इसको करना ज्यादा आसान है, याद है, Z इज इक्वल टू मॉड Z e की पावर आयोटा थीटा, हाँ या ना बोल, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मॉड Z e की पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई मॉड Z डैश e की पावर आयोटा थीटा डैश, आया ना बोल, ये थीटा डैश और ये कितना थीटा, यही होना है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड Z अपॉन कितना बच्चे, मॉड Z डैश बोलना, और इसको हम लिख सकते हैं e की पावर आयोटा थीटा माइनस थीटा डैश, हाँ या ना बोल, और थीटा माइनस थीटा डैश ही क्या है अल्फा, थीटा माइनस थीटा डैश ही क्या है, तो इसको हम लिख देंगे कितना फाइनली बच्चे, मॉड Z डिवाइडेड बाई मॉड Z डैश e की पावर आयोटा अल्फा, क्या ये बात समझ में आई। अब इसका एक्सप्लेनेशन, ये तो हो गई आपकी रोटेशन थ्योरम की कहानी की, कुछ इस तरीके से चल रहा है, लेकिन जनरली ये चलता कैसे है कि मान लो आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है जो किसी ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, Z1 Z2 Z3, काम वही करेंगे, उसको उठा के कहां पे रखेंगे, ओरिजिन पे, और उसको किसके टर्म में लिखेंगे, Z1 Z2 Z3 के टर्म में लिखेंगे, समझ रहा है। यानी अगर मान ले किसी प्लेन में एक फिगर हम बनाए यहाँ पे, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3, कोई भी नाम यहाँ दे दे, यहाँ पे हमारे पास मान ले Z1 है, इसको हम क्या मान लिए बच्चे Z2, और यहाँ कहीं हमने मान लिया Z3, ठीक है, जिसके बीच एंगल कितना बन रहा है अल्फा, इसके बीच एंगल कितना बन रहा है। अब जब इसको हम सॉल्व करने जाएं, थोड़ा सा इधर लाइन खींच रहा है, तो इसको हम और शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से हम करते आए हैं अभी तक, हाँ या ना बोल। अब अगर हम शिफ्ट करें तो इसको उठा के कहां पे रखेंगे, ओरिजिन पे। अच्छा एक बात बता, अगर ये अल्फा है तो ये बात तो सभी को पता है ना कि ये वाला जो एंगल होगा 2 पाई माइनस अल्फा होगा, 360 माइनस अल्फा, बोल आया, ये अल्फा है तो कितना होगा 2 पाई माइनस अल्फा। अब अगर इसको हम शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ध्यान देना, ये यहाँ पे इसी के पैरेलल लेके आएंगे, बिल्कुल इसके शिफ्ट करेंगे, किसको भैया, इसका नाम दे दे A, इसका नाम दे दे B और इसका नाम दे दे C। हम AB को यहाँ लेके आएंगे, OP नाम दे देंगे, इसको क्या नाम दे देंगे, यानी इसके पैरेलल लेके आए तो कुछ इस तरीके से मान ले यहाँ गया, इस पॉइंट का नाम हम P देंगे, इसके पैरेलल, और फिर इस लाइन के पैरेलल लेके आए तो ये मान ले यहाँ गया, जिसको हमने Q नाम दे दिया, बोला यार। अब अगर इस पॉइंट को लिखना चाहे P को, तो Z2 और Z1 के टर्म में लिखेंगे, हाँ या ना बोल, Z2 माइनस Z1 लिख ले, ठीक है, Z2 माइनस Z1, और इसको कोई कंफ्यूजन है, ये बीच में एंगल अभी भी कितना है, इस पॉइंट का नाम क्या दे दिए, बोल आया। ये जो काम पहले किया है एंगल बिटवीन लाइंस वही करते आ रहे हैं। इस अल्फा को अगर हमें निकालना हो तो फिर वही कंसेप्ट है जो हम लेके आ रहे हैं, पहले आर्गुमेंट लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं Z2 माइनस Z1, क्या लिख सकते हैं बच्चे, Z2 माइनस, अरे कोई भी लिख ले, क्या दिक्कत है, Z2 माइनस क्या लिखेगा, पहले ऊपर वाला लिखना है, Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय कितना बच्चे, Z2 माइनस Z1, हाँ या ना, ये कितने के बराबर है, अगर सोच Z2 माइनस Z1 Z3 माइनस Z1, अगर आर्गुमेंट यहाँ से लिखेगा तो OP अपॉन OP, OP अपॉन, अरे ठीक है, और इसके बीच जो एंगल है, यानी हम पोलर फॉर्म लिख रहे हैं, ये बताया होगा, ये आपके पास एंगल cos अल्फा होता समझाएंगे, आयोटा sin अल्फा, ये देख ले e की पावर आयोटा अल्फा ही है, सोच ले e की पावर क्या है, कुछ गड़बड़ लिख दिया, OP अपॉन, अच्छा OQ अपॉन OP लिखना है, OQ अपॉन, ठीक है, OP अपॉन कितना हो गया, क्लियर है इसमें, ये वही चीज लिख रहे हैं,
अरे वही चीज लिख रहा है e की पावर आयोटा अल्फा। अच्छा एक बात बता, थोड़ा ध्यान से समझेगा इस चीज को। तो OQ बेसिकली है क्या? AC है। OQ क्या है? अरे इसी को पैरेलली शिफ्ट किया है ना, और OP जो है वो क्या है? AB है। तो क्या हम इस चीज को ऐसे लिखें क्या? ध्यान से देखिएगा, CA अपॉन कितना लिखेंगे बच्चे? BA आया ना, CA अपॉन BA और E की पावर आयोटा अल्फा। बोल आया? अरे आया। और इसी चीज को हम कितना लिख रहे हैं बच्चे? ये वाला क्वांटिटी तो इतने के बराबर है, तो इसको हम लिखेंगे Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई कितना बच्चे? Z2 माइनस Z1 मॉड कितना? मॉड। और यहाँ क्या लिखेंगे? E की पावर आयोटा अल्फा, E की पावर आयोटा अल्फा। बोल क्लियर है? अरे इसी चीज को जनरलाइज किया, ये इसी चीज को यहाँ लाके हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया CA अपॉन BA के जगह पे। हाँ है ना? यानी अगर किसी तीन टर्म में देखना चाहे तो ये जनरलाइज होकर कुछ ऐसा दिख रहा है, और अगर डायरेक्ट लिखना चाहे तो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब एक और कुछ नहीं है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? याद रख, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम यूलर्स फॉर्म से आपको समझा रहे थे तो हमने बताया था कि आर्गुमेंट क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, और जो उसकी मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ जो है आर्गुमेंट क्या हो जा रहा है? सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, और मॉडुलस की क्वांटिटी आपस में क्या हो जा रही है? डिवाइड। यानी ऐसे समझते R1 अपॉन R2 ही तो है, अगर पहले का मॉडुलस R1 है और दूसरे का मॉडुलस R2। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो ये हो गई आपकी कहानी खत्म, और यहीं पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का कंटेंट क्या हो गया? खत्म। क्लियर है? ये रोटेशन थ्योरम है। आप इसको, अच्छा इसको आप ये भी समझ सकते हो, क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो कितना आएगा? 2 पाई माइनस अल्फा आएगा। लिखने की जरूरत है या समझ में आ गया? क्लियर है? चल भाई नोट कर ले फटाफट। यहाँ इतनी चीजें जो है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में फिलहाल तो पढ़नी है, आगे और भी चीजें जुड़ सकती है इसमें, वो अपन क्वेश्चन के दौरान देखेंगे क्या है। देखो अब इसमें प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ नहीं जुड़ेगा, दूसरे चैप्टर के थोड़े मोड़े कंसेप्ट इसमें आए, समझ रहे हैं? इतनी चीजें हैं जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन। समय हो गया 11:32। ठीक है, नोट करेगा, कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। चल क्वेश्चन लिखेगा, कह रहा है कि फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, x एंड y फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है आपके पास, -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई, आयोटा एक्स स्क्वायर वाई एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 आयोटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 आयोटा आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो हमें इसका क्या करना है भैया? x और y की वैल्यू निकालें। देखें सबसे पहले तो हम आपको ये पहले बता चुके, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो बता चुके कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होगा z1 z2 तो x1 को x2 के बराबर होना पड़ेगा और y1 को, यानी रियल को रियल के बराबर और इमेजिनरी को। अब इसमें कहना है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दूसरे का कंजुगेट है, तो मान लेते हैं हम कि -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई जो है वो बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 आयोटा के कंजुगेट के। हाँ है ना? अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसका कॉन्जुगेट आप क्यों नहीं ले रहे? ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इसका लेना ज्यादा आसान दिख रहा है, क्योंकि देखना कहीं स्क्वायर वाला टर्म जो है इसमें कॉन्जुगेट में ही स्क्वायर है, दोनों से सॉल्व होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमने फिलहाल मान लिया कि ए जो है इसके कॉन्जुगेट के बराबर है, या ए जो है इसके कॉन्जुगेट के बराबर है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि ईच अदर, दोनों के कॉन्जुगेट आपस में क्या है, मतलब ए इसके कॉन्जुगेट या ए वाला इसके कॉन्जुगेट के बराबर। तो अगर इसको एक स्टेप और लेके जाए तो -3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 4 आयोटा होगा। हाँ या ना? बोल। अरे आया? का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। अरे आया? ठीक है, अगर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया तो यहां से अगर इक्वेट करें रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को, तो क्या आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू -3 दिख रही है? यहाँ आयोटा छूट गया। ओके ठीक है, बोल आया? क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितनी दिख रही है? -3, और एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है? -4। कोई कंफ्यूजन?
किसी एक से वैल्यू निकाल के किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपकी मर्जी है, आप यहां से इसको निकाल के पुट करिए इसको। हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है y की वैल्यू -4/x², जो कि आसान दिख रहा है ना। y की वैल्यू कितनी बच्चे, -4/x²। अभी फिलहाल ठीक है। अब यहां देखेंगे, अब जैसे यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करें इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आ जाएगा x² बोलेगा, और y की जगह कितना रख देंगे बच्चे, -4/x² की वैल्यू कितने के बराबर, -3 के बराबर, हाँ या ना। यहां से देखेगा तो ये आ जाएगा x की पावर 4 और सभी को समझ में आ रहा है तो -3x², हाँ या ना बोल। एलसीएम लेके क्या कर दिया, इस साइड लेके चले, बोल आया। अब इसको अगर इक्वेशन बना के अरेंज करें तो ऐसा दिख रहा है, x की पावर 4 प्लस का कितना बच्चे 3x² और माइनस का कितना 4 इक्वल टू कितना 0। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है क्या, जहां पे मान ले x² को कुछ मान ले, a मान ले, क्या मान ले, a b जो भी मानना है, तो a मानेगा तो ये है a² प्लस का 3a - 4 इक्वल टू 0, बोला है। कोई कंफ्यूजन है, दिखाने के लिए हम तो डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से देख, इसका प्रोडक्ट है -4, कितना, तो -4 है तो 3 को क्या लिखेगा, -4 + 1, हाँ या ना बोल, -4 प्लस, तो हम डायरेक्ट लिखे, ये लिख रहा है हम डायरेक्ट, x की पावर 4 माइनस का 4x² प्लस का कितना बच्चे x², बोला यार, आ गया, प्लस 3x², गलत लिख दिया यहाँ, प्लस 4x² माइनस x, अरे आया, ठीक है, और -4 इक्वल टू कितना बच्चे 0। इस दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x², तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x² + 4, हाँ या ना, और यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, -1, तो क्या दिखेगा, x² प्लस इक्वल टू, तो एक दिख रहा है आपके पास x² + 4 और दूसरा दिख रहा है x² माइनस इक्वल टू कितना, अरे आया, तो यहां से आपके पास x² की वैल्यू कितनी दिख रही है, अरे ये छोड़ देना, किसी की वैल्यू नेगेटिव क्यों लेके आ रहा है, क्योंकि रियल वैल्यूज निकालना है, क्या निकालना है, नहीं आया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़, ये तो संभव ही नहीं है ना, x² + 4 इक्वल टू 0, यानी x² कितना आ गया, -4, नॉट पॉसिबल, अरे आया नहीं आया, ये संभव, अगर इमेजिनरी बोला रहता तो सोचते, फिलहाल तो नहीं है। तो x² कितने के बराबर बच्चे, 1 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +-1, बोल आया, तो क्या x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू निकल जाएगी, तो x इक्वल टू अगर 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ रही बच्चे, -4, तो पहला पॉइंट आया 1, -4, हाँ या ना बोल, और दूसरा अगर x की वैल्यू हम क्या रखते हैं बच्चे, -1, x की वैल्यू कितना रखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी दिख रही है, 4, बोल आया, अरे आया नहीं आया, ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी 1 - 1 और y की वैल्यू आएगी 4 - 4, कोई कंफ्यूजन है, एक सेकंड गड़बड़ के, x² है ना, ओके सॉरी, x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो -4 आएगा, ये भी -4 ही आएगा, ये भी कितना आएगा, -4, क्योंकि 1 -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है, चलो नोट करेगा। अगला क्वेश्चन में लिखेगा, कह रहा सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन आपके पास दिया है, mod z इज इक्वल टू z + 1 + 2i होता, बस इतना ही दिया है, हमें कह रहा है इस इक्वेशन को क्या करना बच्चे, सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका तो ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, मान लीजिए z मान लेंगे कुछ, ठीक है, मान लेंगे यहाँ पे z कितना माने z, x + i, तो क्या mod z निकल के आ गया क्या, x² + y² अंडर, हाँ या ना बोल, उस हिसाब से अगर इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो mod x² + y रूट अंडर x² + y² इक्वल टू z की जगह क्या रखेंगे, ठीक है, x + i प्लस का कितना 1 और प्लस का कितना 2i, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया कि x² + y² बोल आया, और x + 1 एक साथ आएगा, हाँ या ना बोल, और आयोटा को अगर साथ रख ले तो प्लस आयोटा 2 + y बोल आया, कुछ गड़बड़ लिखा क्या, नहीं, ठीक है। अब अगर इसको कंपेयर करेगा तो इधर इमेजिनरी पार्ट है क्या, नहीं है, यानी ये कितना है, 0 के बराबर है, यानी ये बात तो तय हो गई कि 2 + y कितने के बराबर है, तो y की वैल्यू कितने के बराबर है, कोई कंफ्यूजन है क्या, यहाँ रख x² प्लस y की जगह कितना रखेगा,
पहले लिख दे प्लस वाई स्क्वायर कितने के बराबर है बच्चे, एक्स प्लस वन, रियल पार्ट को इक्वेट किया है ना, y की वैल्यू -2 पुट कर तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4, उम्मीद करते हैं समझ आया। अरे इज इक्वल टू कितना बच्चे x प्लस, कोई कंफ्यूजन क्या, दोनों साइड स्क्वायर कर देना चाहिए, अरे और कोई तरीका है क्या, नहीं तो दोनों साइड स्क्वायर कर देना चाहिए, तो x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट गायब हो गया, हाँ या ना, इसका आएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x माइनस 9 प्लस 2x कितना, क्या इस x स्क्वायर से इस x स्क्वायर को काट लेना चाहिए, क्या यहाँ से इसको इधर लेके आ जाना चाहिए, तो 2x इक्वल टू कितना दिख रहा है बच्चा, 3 दिख रहा है, तो x की वैल्यू कितनी दिख रही है 3/2, कोई एतराज है क्या, तो जो रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दिख गया क्या, अरे दिख गया, तो रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर z कितना दिखा आपको 3/2 माइनस का 2 आएगा, यही आपके पास रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, बोल आया, नोट करेगा। बेसिक क्वेश्चन कुछ डाले हुए हैं YouTube पे, लेक्चर 4, 5, 6 में देखें, नीचे लिखा होगा टाइटल में कि क्वेश्चन ही है वो, तो वहां से उसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके पोलर फॉर्म या जो बेसिक क्वेश्चंस है कुछ इनइक्वालिटी का उसको देख सकते हो, मतलब अगर मान लो आधे घंटे का वीडियो है तो उसको तुम 5-10 मिनट में देख सकते हो, ठीक है, उससे केवल देख लेना, आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके क्वेश्चन को कैसे डील करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और बता दे, ठीक बताएं, ठीक, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पता नहीं मतलब हर बुक में दिया है, सीरीज में भी, आरएस में, आरडी में भी, एनसीईआरटी में भी, सब में दिया है, ठीक है, तो करा देते हैं, बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विच बीटा मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, विच मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू कितना दे दिया बच्चे 1 दे दिया, तो कह रहा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड वैल्यू ऑफ, हमारे पास दिया है बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का मोड, ये हमें निकालना है इसकी वैल्यू, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, बच्चे इसको अटेम्प्ट करने की जब कोशिश करते हैं तो अल्फा को एक और कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं x1 प्लस आयोटा y1, बीटा को x2 प्लस आयोटा y2, और फिर इसमें पुट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना हो जिसमें मॉडुलस दिखे, तो आप हमेशा प्रॉपर्टी के बारे में सोचो, किसके बारे में सोचो, देखिएगा ध्यान से, अगर हम प्रॉपर्टी को याद कराएं आपको, तो सभी को पता है कि z डॉट z कॉन्जुगेट जो होता है वो मॉड z के स्क्वायर के बराबर होता है, बोला आया, तो क्या हम इसको ऐसे लिखे, क्या बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा मॉड स्क्वायर, मॉड, अगर इसका स्क्वायर हम लिखेंगे तो क्या हम इसको ऐसे लिखे, क्या बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाई अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई बीटा माइनस कितना बच्चे अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और इस पूरे का कॉन्जुगेट, बोल आया, कोई कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है, इसमें और कुछ तो दिया नहीं, और भी तरीके हैं, हम इसको और भी तरीके से बताएंगे, आपको ये 2 तरीके बताएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन है, अगर ध्यान से देखेगा तो इसको कैसे लिख सकता है, थोड़ा ध्यान से देख, एक स्टेप और लिख रहे हैं, अगले में डायरेक्ट लिखेंगे, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ठीक है, और इसको लिख रहे हैं बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, बोलेगा क्या इसको हम ऐसे लिख दें, क्या बीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा और 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, बोल आया, अरे आया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ध्यान से, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट मॉड बीटा स्क्वायर, ठीक है, लिख देते हैं मॉड बीटा स्क्वायर, बोल आया, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, हाँ या ना, और इसके बगल में फिर प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर, बोल आया, नीचे 1 इंटू 1 कितना हो गया, यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, बोल आया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, हाँ या ना, और इसको ध्यान से देखते हैं प्लस का मॉड अल्फा स्क्वायर मॉड बीटा स्क्वायर, बोल आया, जिसमें ये कह रहा है इसकी वैल्यू कितनी है 1, कितनी है, तो पुट कर
ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस का अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, हाँ या ना। ये हो गया 1 और ये भी कितना हो गया 1, तो ये हो गया 1 कितना 1 प्लस का कितना ये कितना हो गया 1 ना, 1 प्लस कितना हो जाएगा, अच्छा ऊपर कुछ छूट गया ना, ओके ठीक है, अल्फा मॉड स्क्वायर छूट गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस का अल्फा बीटा कॉन्जुगेट और प्लस का कितना बच्चे मॉड अल्फा का स्क्वायर, जो पूरा कट के आंसर कितना आ गया 1 आया। कोई कंफ्यूजन है? और भी तरीके हो सकते हैं, इसको इधर लिख लिया क्या, ये वाला हो गया। नोट करते जाए। ठीक है, चलो अब एक जेई का तरीका देख लें, इसको एक लाइन में कैसे सॉल्व करना, ठीक है वो भी यहाँ ये तो आपको बोलना है। यहाँ एक चीज दिया है कि बीटा मॉडुलस जो है कितने के बराबर है, ये बात हम जानते हैं कि बीटा बीटा कॉन्जुगेट जो होगा 1 के बराबर, नहीं देखना बोला है, और 1 का स्क्वायर भी करेगा तो क्या है, अरे यार यानी यहां से तुम ये बोल सकते हो कि बीटा कॉन्जुगेट क्या भैया 1 अपॉन बीटा है, बोल आया। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो बीटा है क्या है बच्चे, बीटा है ना, सॉरी तो बीटा की वैल्यू निकालना चाहिए था हमें, किसकी बीटा की, वो 1 अपॉन बीटा कॉन्जुगेट है, क्या आएगा, यानी जहां बीटा है वहां हम लिखेंगे 1 अपॉन बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा, बोल आया। और नीचे हम कितना लिख देंगे 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा और नॉट लगा देंगे, बोल आया। नहीं रहने देना, कुछ कहानी है इसीलिए तो बदल नहीं है, ठीक है ये लिख दिया ऐसा। अब समझ थोड़ा सा कि एलसीएम लेगा तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है 1 अपॉन बीटा कॉन्जुगेट मॉडुलस बाहर आ गया, यहां आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, बोल आया, अरे आया। अब इसका लेने का जरूरत नहीं, हमने तुम्हें एक बात बताया कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट की मॉडुलस दोनों क्या होती है, बराबर होती है। प्रॉपर्टी लिखवाया था कि मॉड जेड निकाल, चाहे मॉड जेड कॉन्जुगेट निकाल, चाहे माइनस जेड निकाल, चाहे माइनस जेड कॉन्जुगेट का माइनस निकाल, सारे क्या है, अगर इसका कॉन्जुगेट तुम लोगे तो क्या यही वाला दिख रहा है क्या, इसका जब कॉन्जुगेट लोगे तो क्या यही वाला दिख रहा है, यानी ये पूरा कट के कितना हो चुका, अरे नहीं यार ये प्रॉपर्टी का खेल है। अगर इसका कॉन्जुगेट तुम लोगे तो 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा दिखेगा, नीचे भी कितना है 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, कट गया। ये 1 माइनस बीटा कॉन्जुगेट तो अभी भी क्या है 1 ही है, क्योंकि दिया है कि बीटा की मॉडुलस कितनी है 1 है, तो बीटा कॉन्जुगेट की मॉडुलस भी कितनी होगी 1 ही होगी। अरे आया कोई कंफ्यूजन है, तो अप्रोच है बस देखने का तरीका बदलना है। बात समझ में आई, क्लियर है? चलिए तो अगली क्लास में हम लोग करेंगे PYQs, हमारे तरफ से 20, बाकी आप अपने तरफ से अगर डाउट्स होगा तो भेज दोगे, ठीक है। चलो आज इतना ही रखेंगे, बहुत बहुत